तो आज हम देखेंगे 9 फरवरी में हमको क्या क्या आज पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा गगनयान से रिलेटेड आया है, तो हमको ये पढ़ना है कि ट्रायल फॉर गगनयान कंडक्टेड। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो along with Indian Navy has conducted an important trial for गगनयान। तो इसरो ने और इंडियन नेवी ने मिलकर क्या किया, ट्रायल किया गगनयान के लिए, गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। तो ये याद रखना है कि गगनयान किस चीज़ के लिए है, ह्यूमन स्पेस, ठीक है, फ्लाइट मिशन। देखो यहाँ पे ये दिखा भी रहा है, ट्यूसडे को ये हुआ। ठीक है, दे कैरीड आउट इनिशियल रिकवरी ट्रायल्स ऑफ क्रू मॉड्यूल इन द नेवी वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी WSTF इन कोची। पर हमको जो जानना था यहाँ से, इसरो और इंडियन नेवी ने मिलकर किया है, और ये क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। ट्रायल जो हुआ है वर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ क्रू मॉड्यूल रिकवरी operations for गगनयान मिशन दैट विल बी कैरीड आउट इन इंडियन वाटर्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ओवरऑल रिकवरी। तो मतलब ये ट्रायल हुआ है जो, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, और इसमें है कि अकॉर्डिंग टू इसरो एज द सेफ रिकवरी ऑफ द क्रू इज़ द फाइनल स्टेप टू बी अकम्प्लिश्ड फॉर एनी सक्सेसफुल ह्यूमन स्पेस flight. It is paramount importance and it has to be carried out with maximum lapse of time. तो इसरो ने इन्फॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट स्टेप इसका ये रहा, ठीक है, सक्सेसफुल एक जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, मतलब एक तरीके का ट्रायल हुआ कि सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं कि नहीं। द प्रोजेक्ट इनविसेजेस डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेसिटी बाय लॉन्चिंग अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स। ठीक है, क्रू कितने की है, क्रू ऑफ 3 मेंबर्स to an orbit of 400 किलोमीटर for 3 days mission and bringing them back safety to earth। तो ये चीज़ यहाँ पे गगनयान के बारे में बात हुई है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, आ नॉर्डिक इंडियन कनेक्ट टू पावर आ ग्रीन ट्रांजिशन। तो जो ये नॉर्डिक इंडिया या नॉर्डिक कंट्री, तो आपने या PYQ किया होगा, और कई बार टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चन में ये चीज़, टेस्ट सीरीज़ पेपर जो होता है मॉक टेस्ट, उसमें भी ये पूछता है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, नॉर्डिक इंडिया कनेक्ट टू पावर अ ग्रीन ट्रांजिशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड हमने ऑलरेडी पढ़ा था। देखो इसमें कहा जा रहा है, ओवर द लास्ट डिकेड्स नॉर्डिक कंट्री हैव बीन पायनियर ग्रीन टेक्नोलॉजी। टुगेदर द नॉर्डिक एंड इंडिया कैन पावर द ग्रीन ट्रांजिशन द वर्ल्ड नीडेड। तो इस समय वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ग्रीन ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, उस बारे में है। द थॉट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज माइट evoke different things to an Indian. Snow, fjord, lake, northern lights are definitely things we have plenty of over the last decade. We have also been at forefront of developing new green technology and solutions such as, कौन कौन से सोल्यूशन की बात यहाँ की जा रही है, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, बैटरीज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। अब यहाँ पे है, द नॉर्डिक हैव सक्सीडेड इन बिल्डिंग कैपेबल building stable, secure, welfare based society that have to be that to a large extent manage to meet the needs and the wishes of their inhabitants. तो ऑल ओवर द नॉर्डिक सक्सेस, नॉर्डिक कंट्रीज़, इन सब के बारे में बात की जा रही है, और एक कॉमन एम्बिशन क्या है आवर कॉमन एम्बिशन इज़ फॉर नॉर्डिक रीजन टू बिकम द मोस्ट सस्टेनेबल। मतलब जो नॉर्डिक रीजन है वो सस्टेनेबल बने, इंटीग्रेटेड रीजन बाय 2030। तो नॉर्डिक रीजन को मोस्ट सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड रीजन बनाया जा सके 2030 तक, इसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। वी वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ ग्रीन, कॉम्पिटिटिव एंड सोशली सस्टेन रीजन। तो ये सारी चीज़ें अगर नॉर्डिक कंट्री या नॉर्डिक रीजन से रिलेटेड आए, तो हम ये सारी चीज़ें अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि बिल्ड अ ग्रीन, कॉम्पिटिटिव, सोशली सस्टेनेबल रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, However, the Nordic countries alone cannot deliver the green transition the world require. ऐसा कहा जा रहा है कि alone, जैसे अब ये वन ऑफ द ऑप्शन में कर सकते हैं कि Nordic countries alone can deliver transition the world
रिक्वायर, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैन नॉट डिलीवर्ड, मतलब नॉर्डिक कंट्रीज अलोन वो मतलब अकेले नहीं कर सकती, जो ग्रीन ट्रांजिशन वर्ल्ड को ज़रूरत है ग्रीन ट्रांजिशन की, वो अकेले नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं वो नहीं कर पाएंगी. Together, the Nordic and India can deliver key technologies and solutions to stop climate change and boost green growth. अब ये कहा जा रहा है कि साथ में मिलके नॉर्डिक्स और इंडियन, जो इंडिया है, नॉर्डिक और इंडिया दोनों कंट्री साथ में मिल करके डिलीवर कर सकती हैं जो भी की टेक्नोलॉजीज और सोल्यूशन है स्टॉप करने के लिए क्लाइमेट चेंज और जो बूस्ट करने के लिए ग्रीन ग्रोथ को. कनेक्टिंग विथ इंडिया, अब यहाँ पे एक समिट हुई, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये याद रखनी है, ठीक है. नॉर्डिक इंडियन समिट हुआ था कोपेनहेगन में मई 2022 में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. द 5 Nordic Prime Minister and Indian Prime Minister Narendra Modi agreed to intensify cooperation on digitalization, renewable energy, maritime industry and circular economy. तो किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है? नॉर्डिक जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बीच में अग्री किया गया है इंटेंसिफाई करने के लिए जो कोऑपरेशन है किस किस माध्यम से, डिजिटलाइजेशन करके, रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, मैरीटाइम इंडस्ट्री के थ्रू और सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू, ठीक है. उसमें एक चीज़ और कहा गया है कि मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन जॉइंट नॉर्डिक सोल्यूशन दैट कैन सपोर्ट इंडियन ग्रीन ट्रांजिशन. तो उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया, अपनी बात करी वहाँ पे कि जो इंटरेस्ट है जॉइंट जो नॉर्डिक सोल्यूशन का, और एक तरीके से उससे सपोर्ट हो पाएगा इंडियन ग्रीन ट्रांजिशन को, ठीक है. और इसमें एक चीज़ और भी है कि इट इज़ वेरी मच विद दिस इन माइंड दैट वी द ट्रेड मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एंड फिनलैंड आर करेंटली विजिटिंग इंडिया टुगेदर. तो फिनलैंड और नॉर्वे के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, तो 9 to 10 फरवरी, यानी कि आज और कल की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो उनके विजिट की बात यहाँ पे की गई. नॉर्डिक कंट्रीज आर रेडी टू ऑफर द टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज टू इंडिया एज इट्स मूव टूवर्ड अ ग्रीन डिजिटल एंड इनोवेटिव फ्यूचर. तो ये है इंडिया एंड लर्न फ्रॉम द इम्प्रेसिव इनोवेशंस एंड डिजिटल सोल्यूशन बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है. अब यहाँ पे एक चीज़ और बात की गई है, देखो, अ ग्रेट illustration of that, Finland opened a new consulate general in मुंबई. वो कंसुलेट जनरल खोलने वाले कहाँ पे? मुंबई में. वन जैसे एक टाइप होता है एम्बेसी का, ठीक है. दिस फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉर्डिक रिप्रेजेंटेटिव इन इंडियन कॉमर्शियल. इससे क्या होगा, जो नॉर्डिक रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में कॉमर्शियल कैपिटल, और ये कंट्रीब्यूट करेंगे स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ठीक है, फिनिशिटीज़ को, इंडिया फिनिश टाइज को, ठीक है. तो ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज़ करेंगे, 1 मिनट, तो इंडिया और फिनिश के टाई को भी ये स्ट्रेंथन करेंगे. सेवरल इंडियन कंपनीज आर लुकिंग टुवर्ड फिनलैंड. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कंपनीज़ हैं इंडिया में, वो ये देख रही हैं जो फिनलैंड की तरफ, एक्सपर्टीज़ इन एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, और इन सब में बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो टैप करना चाहती होंगी फिनलैंड के साथ. फिनिश कंपनी सच एज नोकिया, जैसे कि नोकिया है, एंड फोटम सी नोकिया एंड फोटम सी इंडिया एज देयर लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट है, हैव सम ऑफ देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. तो ये भी एक चीज़ है. ट्रेड बिटवीन, अब यहाँ पे देखो एक लाइन प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसमें देखो है, ट्रेड बिटवीन नॉर्वे एंड इंडिया हैज़ डबल्ड इन लास्ट 3 ईयर. तो लास्ट 3 ईयर यानी कि 3 सालों में, पिछले 3 सालों में जो ट्रेड है नॉर्वे और इंडिया के बीच में वो डबल हुआ है. द नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ फंड इज़ लाइकली टू बिकम वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर. ठीक है, तो जो नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ फंड है वो क्या बनने वाला है, वो वन ऑफ द इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर होने वाला है. और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिसेंटली इस्टेब्लिश, अभी रिसेंट नॉर्वेजियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट के लिए रिन्यूएबल अब्रॉड, एंड इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड एज फोकस कंट्री, और इंडिया इसमें फोकस कंट्री पे है. तो ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट दे रखा है यहाँ पे. बोथ नॉर्वे एंड फिनलैंड हैव ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. बोथ जो नॉर्वे है और फिनलैंड है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
ठीक है इनके बीच एन इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन जो FTA है इंडिया के साथ। जैसे नॉर्वे और फिनलैंड दोनों ही जो है ऑन गोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन में है FTA पे इंडिया के साथ। फिनलैंड एज मेंबर ऑफ यूरोपियन, अब देखो फिनलैंड क्या है, मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन है एज अ पार्ट ऑफ EU इंडिया नेगोशिएशन। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, दे देंगे कि मतलब दे देंगे विच यूरोपियन यूनियन मेंबर, ठीक है, पार्ट ऑफ EU इंडिया FTA नेगोशिएशन, ठीक है। और फिर या तो ये दे देंगे कि कोई हटा के दे देंगे कि कौन सा नहीं है मेंबर, तो कुछ कंट्रीज़ का नाम दे देंगे, तो यहाँ पे फिनलैंड है, तो ये हमको याद रखना है। इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। इंडियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज स्टेटेड दैट टुडेज ट्रेड एग्रीमेंट मस्ट बी फेयर, इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड। तो बोल रहे हैं वो कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो फेयर, इक्विटेबल, बैलेंस्ड होते हैं। इस सब के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि क्वेश्चन भी एक तरीके का पूछा गया था कि नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो उसमें कंट्री नहीं होंगी, तो ऑप्शन वो दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 ओनली, इस तरह करके जो देते हैं प्रीलिम्स में। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उसमें है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ठीक है। तो ये याद रखना है, इनको नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। ये वैसे PYQ और ये सब कर रहे होगा जिसने, तो उनको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे आया हुआ है, ये हमारे पेज पे जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हमारा आया हुआ है, द स्टेटस एंड प्रोसीडिंग द स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इसमें है इन द यूनियन बजट फॉर 2023 एंड 4 गवर्नमेंट हैज सेट अ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 51,000 करोड़, डाउन नियरली 21% फ्रॉम बजट एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर एंड जस्ट 1,000 करोड़ मोर देन रिवाइज एस्टिमेट। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है डेटा, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट और डिवेस्टमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या है ये, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स असेट, मतलब जब गवर्नमेंट अपने एसेट को सेल करती है और अ सब्सिडरी, एसेट और सब्सिडरी को सेल करती है, सच एज अ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मतलब इसका यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया गया है कि क्या है डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें है व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स एसेट और अ सब्सिडरी सच एज सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो उसको ही कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन आर द 3 मेन अप्रोच ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट। अब 3 क्या चीज़ दे दी गई डिसइन्वेस्टमेंट की 3 चीज़ें बता दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ये यहाँ पे बताया गया ना 3 मेन अप्रोचेस, कौन कौन से हैं, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक क्या हो गया, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं, ओके। फिर है सेंटर इज़ नॉट गोइंग टू ऐड न्यू कंपनीज टू द लिस्ट ऑफ CPSE टू बी divested in 2023 and aspirational disinvestment of 2 public sector bank and 1 general insurance announced in the budget 2 years ago also not be part of the plan। मतलब अभी उनका जो प्लान नहीं है उसके बारे में भी वहाँ पे इन्होंने बात यहाँ पे करी है। तो हमारा इसमें से पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा ये पढ़ना था, ठीक है। और कितने टाइप की होती है और क्या क्या है, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, और क्या है थर्ड क्या है, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। तो ये था हमको देखने था। अब यहाँ पे एक और आए हुए हैं, इज़ देयर अ चेंज इन जर्मन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया। तो इसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे क्या बात हो रही है। आफ्टर द मंथ ऑफ पॉलिटिकल डिबेट जर्मन गवर्नमेंट अनाउंस ऑन January 25 दैट इट वुड सेंड लियोपार्ड 2 मेन बैटल टैंक टू यूक्रेन। तो वो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, ठीक है, जर्मनी मदद कर रहा है यूक्रेन की, सेंड कर रहा है बैटल टैंक यूक्रेन को। इन 1971 विद द अडॉप्शन ऑफ Ostpolitik by Western German Chancellor Willy Brandt signify economic interactions began। तो मतलब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें
जर्मनी के मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी बताई जा रही है यहाँ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी जर्मनी साइंड, जिससे कि जर्मनी ने क्या साइन किया, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जर्मनी ने अडॉप्ट किया ऑस्ट पॉलिटिक, ठीक है, बाई वेस्ट जर्मन जो चांसलर है उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जिससे इकोनॉमिक इंटरेक्शंस जो हैं वो शुरू हुए। और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ इस पॉलिसी का, जर्मनी साइंड एन एग्रीमेंट एंड स्टार्टेड इम्पोर्टिंग रशियन नेचुरल गैस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद जो जर्मनी है उसने साइन किया एग्रीमेंट, ठीक है, साइन किया जर्मनी ने एग्रीमेंट और स्टार्ट कर दिया इम्पोर्ट कराना रशियन नेचुरल गैस को। मतलब जर्मनी रशियन नेचुरल गैस को क्या करने लगी, इम्पोर्ट कराने लगी। The energy relationship went hand in hand with the political relationship. Regardless of Russia action in the past, German political establishment continue enhancing Germany energy reliance on Russia. अब देखो ये न्यूज़ आया क्यों है, ठीक है, ये न्यूज़ आया इसलिए है कि जो जर्मनी है वो हेल्प कर रही है यूक्रेन की, तो इस वजह से आया हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं यूक्रेन को। तो इस चीज़ इसलिए ये जो है वो आया क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे एक और आया हुआ है, देख लो, सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ वर्किंग टू फिक्स अ न्यू ग्लिचेस। तो इस पे बात हो रही है द इंडियन क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की बिंग डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें क्या बताया जा रहा है, इस सेट टू बी टेस्टेड अगेन इन अप्रैल विथ सम चेंजेस सजेस्टेड बाय आर्मी। तो ये कहा जा रहा है कि ये फिर से टेस्ट किया जाएगा अप्रैल में, और कुछ चेंजेस हैं जो सजेस्ट किए गए हैं आर्मी के द्वारा, तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर सुधार करने के बाद फिर से इसको टेस्टिंग की जाएगी। द मिशन रिलायबिलिटी हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड एंड सम ग्लिचेज हैव टू बी फिक्स्ड। मतलब कुछ ग्लिचेज जो उसमें है वो फिक्स किए जाएंगे। द DRDO इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। डिफेंस सोर्सेज से द QRSAM with a range of 25 to 30 kilometers is pressing required for army. The missile was last tested in this September 2022, जो लास्ट टेस्ट किया गया था सितंबर 2022 में, with 6 flight tests conducted from integrated test range। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, शिमला ठीक है, लॉसिंग इट्स वाइड विंटर जस्ट वन डे ऑफ स्नोफॉल दिस सीजन सो फॉर। तो मतलब एक ही दिन, ठीक है, वन डे स्नोफॉल देखा गया शिमला में, ठीक है, यूजुअली ज़्यादा होता था पर इस बार कम देखा गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है शिमला हैज़ रिसीव्ड ओनली 6 सेंटीमीटर ऑफ स्नोफॉल। तो शिमला ने रिसीव किया सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटीमीटर का स्नोफॉल, ठीक है, इस विंटर में। The season extended from November to March. This has been the second lowest snowfall recorded in the state capital since 2008 and 9. तो ये कहा जा रहा है कि 2008 और 9 के बाद ये सेकेंड लोवेस्ट है जो देखा गया है अभी शिमला में। When snowfall data began to be documented as separate from rainfall, earlier data was recorded as precipitation, the IMD said. तो IMD ने ये कहा earlier data was recorded as precipitation, the हाँ, तो जो डेटा जो रिकॉर्ड मिला, ठीक है, उसके आधार पे ये लोग ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इन 2009 and 10 शिमला गॉट scanned 1.8 centimeter of snow according to data compiled at local observatories. Shimla received highest snowfall in 1989 and 90. highest snowfall देखा गया था 1989 and 90 में, when it's recorded 262 सेंटीमीटर तब देखा गया था उस समय, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। द फ्रेजाइल हिमालयन एरिया इज विटनेसिंग इनकन्सिस्टेंट स्नोफॉल। अभी इनकन्सिस्टेंट स्नोफॉल देखी जा रही है, ठीक है। अब्रप्ट वेदर चेंजेस ओवर द पास्ट डिकेड, ओनली जनवरी 14 डिड शिमला रिसीव स्नोफॉल। जनवरी 14 को ही शिमला में सिर्फ देखा गया स्नोफॉल, ये भी बताया जा रहा है, और किस तरीके से लिमिटेड हो गया। इट वॉज ऑल्सो लिमिटेड टू झाकू हिल, और ये झाकू हिल में ही लिमिटेड रह गया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टाउन है ये, वाइल अदर एरियाज इन द सिटी डिप्राइव्ड ऑफ वाइड कवरिंग। और हर जगह क्या रहा कि डिप्राइव्ड देखा गया, मतलब वहाँ पे नहीं देखा गया, ठीक है। कुछ चीज़ें अब यहाँ पे हैं। ही सेड दैट द ईयर IMD हैज़ ऑब्जर्व क्लाइमेट कंसिस्टेंसी इन वेरिएबिलिटी, ठीक है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने जा रहा है,
शिमला वाइल्ड 2 डिकेड्स अगो विंटर, मतलब किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे हैं, तो ये देखी जा रही है। कुछ कुछ रीजंस बताए गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ तो ये बताया गया है पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, और या तो ये कहा जा रहा है कि जो हिल एरियाज़ हैं उनको जो काट के जो घर बना दिए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये जो लोकल्स हैं और जो भी लोग हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें कही जा रही हैं, ठीक है। तो ये था, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको ध्यान में देने की ज़रूरत है, और जो छूटा होगा वो शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।